राजनीति के सुपरहिट मुकाबले यानी दिल्ली चुनाव का हो गया है आगाज। थर्ड डिग्री के सीजन में आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेरोगेट कर रही है दिल्ली के दिग्गजों को। आज की पीआईटी हैं अंजना ओम कश्यप, राजदीप सरदेसाई और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं दिल्ली में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के मुखिया अजय माकन। हथेली खाली है माकन साहब, सिर्फ रेखाएं बची हैं। ये भी मिट जाएंगे इस दिल्ली के चुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं, आपकी गलतफहमी है। कहां से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? हर ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि आपको 5 या 6 सीट से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। ये लगता है आप बलि का बकरा बन गए। ये कॉन्फिडेंस जो है पिछली बार के ओपिनियन पोल से आ रहा है, जब 2013 में आम आदमी पार्टी को सब 5-6 सीटें दे रहे थे और उसके बाद में नतीजा जो आया तो ठीक उलट था। तो अभी भी वही नतीजा आएगा, वैसे ही आएगा। डार्क हॉर्स कांग्रेस होगी और हमारी अपनी सरकार बनेगी। आप बलि का बकरा बन रहे हैं कि नहीं? ये आप लगातार बोलते रहे। और उसके बाद 10 तारीख को मुझे याद है एक डिनर आपने मुझे कराना है और हम लोग हर हालत के अंदर चुनाव दिल्ली में जीत अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है? क्यों? तो क्यों फिर चले गए? नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी जहां से 2 बार आप सांसद रह चुके हैं, वहां पर सीधा मुकाबला से क्यों डर गए? क्यों भाग गए अजय माकन साहब? उससे पहले मैं रजौरी गार्डन विधानसभा में से एमएलए था। और अगर कोई कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी की होती है तो सदर बाजार भी हमारी है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा, सबके सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े। अगर केजरीवाल जी को डर नहीं लगता तो आए और लड़े मेरे खिलाफ सदर में। मतलब वो यहाँ आए, आपको तो पता है शीला दीक्षित जी की जमीन उखाड़ दी तो अब वो मेरे खिलाफ लड़े, वो डर गए हैं। वो आ जाए मेरे सामने, मैं तो कह रहा हूँ आए और लड़े मेरे सामने सदर के अंदर। अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस पॉलिटिक्स करते रहे हो, नरेंद्र मोदी से ऐसा क्या डर है कि सब पार्टियां एक हो रही हैं? कहाँ नरेंद्र मोदी के डर से कौन इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, एक चीज समझ लें, दिल्ली के अंदर और देश के अंदर हम लोग एक चीज ये देख रहे हैं कि 30% वोट लेकर के वो 282 सीटें वो लेकर के गए हैं। तो 70% वोट का डिवीजन है और कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि हम सबके सब लोग ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज लें और हम लोग भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों को रोकें। मैं आपको हकीकत बताऊं, मुस्लिम वोट जो है वो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। कब जा रहा है? आपको हमारे पोल्स कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो समझता है आम आदमी पार्टी आज बीजेपी को हरा सकती है। दलित वोट जो एक समय आपके साथ था वो भी जा रहा है, वो भी दूसरी तरफ बीजेपी में भी कुछ जा रहा है, कुछ आपकी तरफ जा रहा है। जो गरीब तबका था जो आपके साथ था वो भी चला गया। मध्यम वर्गीय जो है वो बीजेपी के। कांग्रेस कहां की रह गई है? राजदीप जी, अगर मान लीजिए ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं, अगर ओपिनियन पोल के बेसिस पे ही सब चीजें तय करनी है तो पिछले चुनाव में 70 असेंबली सीट्स थे विधानसभा के, लोकसभा में आपको एक भी नहीं मिली। आप 70 असेंबली सीट्स की बात कर रहे हैं, आप ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं। 11 जनवरी को दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के असली इलेक्शन हुए जहां 70,000 वोट्स हैं, वहां की बात नहीं कर रहे। जहां पे आम आदमी पार्टी के 15% वोट घट गए, हमारी उनसे डबल सीट्स आई हैं। आप वहां की बात नहीं कर रहे जहां 11% कांग्रेस के वोट शेयर बढ़ गया, 3% बीजेपी का कम हो गया। जो एक्चुअल वोट जहां पे पड़ा है, जहां पे एक्चुअल 70,000 वोटर्स हैं, वहां पर हम लोग अच्छी तरीके से निकल करके आ रहे हैं। आप 6,000, 4,000, 5,000 ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, एक्चुअल वोटर्स की बात नहीं कर रहे। जब लोकसभा चुनाव हुए थे 70 में से 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में, देखिए, जब सुनिए, लोकसभा चुनाव जब हुए थे, जब में और अब में फर्क सबसे बड़ा बुनियादी ये है कि उस टाइम पे हम लोग सत्ता में थे। उस टाइम पे सत्ता में होने की वजह से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हमारे सामने थी। अब 7 महीने बीजेपी को मिले हैं। दिल्ली के अंदर क्या क्राइम और रेप के रेट नहीं बढ़े? 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आने का वायदा किया था, 15 पैसे भी नहीं आए। दिल्ली के अंदर ही नहीं, देश के अंदर एक जो मोदी जी ने और बीजेपी ने एक खाका तैयार किया था, वो सब जगह के ऊपर विफल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 49 दिन की सरकार का मिला, उन्होंने कहा हम लोग रोज जनसंवाद करेंगे लोगों से, एक दिन किया, अगले दिन भागते हुए नजर आए। कहां है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो इन्होंने परमानेंट करे थे? एक भी बताएं कोई भी पूरा हुआ तो? बिजली कंपनी, विपक्ष के नेता की तरह बात कर रहे हैं तो बिल्कुल विपक्ष के नेता की तरह राजदीप जी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं। यही हम लोगों की ताकत है। पिछले विधानसभा चुनाव में 25% वोट, लोकसभा चुनाव में आप पहुंच गए 15.14% पर। एक सेकंड जरा कुछ पन्ने पलटते हैं। आप ही थे ना राहुल गांधी के बगल में जब फाड़ रहे थे ऑर्डिनेंस, वहां से पतन की शुरुआत हुई, कई लोग मानते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस फाड़ा गया, राहुल गांधी बैठकर देश के प्रधानमंत्री का पास किया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे, वहीं से पतन की शुरुआत नहीं हुई। देखिए, सबने कहा ये कैसा आदमी? ये राजनीति और चुनाव ऐसे होते हैं जहां पे चेक एक बार भुनाया जा सकता है और वो चेक बार बार नहीं भुनाया जा सकता। हम लोगों ने एक बार
उसके हिसाब से वोट दिया। जिन इंसिडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, सब के सब इंसिडेंट जो है लोकसभा चुनाव 2014 के पहले की बात है। उसकी वजह से 282 सीटें बीजेपी को मिल गई। अब 282 सीटें मिलने के बाद में एक तरीके से बीजेपी की राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे थे पिछले 7 महीने में। जब उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता है छोटे मोटे रेप की घटनाएं तो दिल्ली के अंदर होती रहती हैं, जो ये दम भरा करते थे हमें मौका दीजिए, हम रेप फ्री कैपिटल बना देंगे, वही नरेंद्र मोदी का एक मंत्री कहता है छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने, जो बीजेपी हमेशा सीएजी की रिपोर्ट के सहारे पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे, वो ये कहते हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो क्या देश की जनता ये सारी की सारी चीजें नहीं देख रही? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए गए ऑर्डिनेंस को आपने फाड़ा साहब। अब आपने बताया देश को कि हम ऐसे नेताओं को बचाएंगे। नहीं, ये उल्टी बात है। प्लीज देखिए, आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूं, इसकी उल्टी बात है। ऑर्डिनेंस था भ्रष्टाचार को बचाने का और राहुल जी ने उसको फाड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भ्रष्टाचार में, अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं फटता तो आज लालू यादव जी किसी भी कीमत पे इलेक्शन लड़कर के जीत जाते। ऑर्डिनेंस आप ही की सरकार ने बनाया, ठीक है, तो राहुल जी ने उस चीज को से दरकिनार किया। करप्शन की जहां तक की बात है, हम लोगों ने लोकपाल विधेयक हम लोगों ने पास किया। आज हमारे देश में विचित्र स्थिति यह है, पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का हेड नहीं है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हेड नहीं है, लोकपाल का अभी तक के 1 साल के बाद में पास हो जाने के बाद में अभी तक लोकपाल स्थापित नहीं हुआ है। किरण बेदी जी से पूछा आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं दिल्ली के अंदर है, तो 7वीं प्राथमिकता उनकी करप्शन पे है। ये जो 6 P's 4 S जो उनके निकल करके आ रहे हैं, उसमें एक करप्शन शब्द ही नहीं है। तो आपको एक बात बताइए, जब आप यू टर्न लेकर खड़े हुए तो आपको अपना चेहरा दिखाई दिया उसमें? बिल्कुल दिखाई दिया। आप कैमरे के सामने यू टर्न लिए थे, 2 घंटे के भीतर बदल गए थे। 2 घंटे नहीं, 10 मिनट। और एक चीज समझ लें, बड़ा लंबा भाषण चला था 2 घंटे पहले, उसके बाद फिर आए 2 घंटे नहीं, 7 मिनट। चलिए 7 मिनट में आपने यू टर्न ले लिया। चलिए, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, पार्टी की लाइन में बताता हूं, मैं निर्णय नहीं लेता हूं। तो जो पार्टी की लाइन 7 मिनट पहले थी, मैं उसको आर्टिकुलेट कर रहा था। जब राहुल जी आए, जो पार्टी की लाइन थी उसको मैंने आर्टिकुलेट किया और पार्टी की ये सोच को लोगों के सामने ये बताइए माकन जी, राहुल गांधी है कहां? अब देखिए, मई 2014 में चुनाव आप हार गए, 8 महीने हो रहे हैं, राहुल गांधी है कहां? कम से कम केजरीवाल जी जो भी है वो भी चुनाव हार गए, लेकिन वो कम से कम लोगों के सामने तो आ रहे हैं। राहुल गांधी है कहां? राजदीप जी, राहुल जी आपके सामने नहीं अगर आते तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे। राहुल जी वर्कर के सामने नहीं आते, लीडर के सामने नहीं आते। आपकी गलतफहमी है। राहुल जी वर्कर्स के साथ, लीडर्स के साथ, सबके साथ लगातार मंत्रणा चल रही है। कांग्रेस को किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए, ये कहां ड्राइंग रूम में चल रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं अपडेट कर दूं कि 3 pronged स्ट्रैटेजी कांग्रेस की बन रही है। ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स, एक आइडियोलॉजिकल करेक्ट, कैसे हम अपनी हम सोच को कैसे हम लोग जो है जनता की सोच के साथ में हम लेकर के आए। स्थापना दिवस के दिन नहीं आए, राहुल गांधी का सवाल है, उस पर जवाब दीजिए। स्थापना दिवस के ऊपर आने या नहीं आने से एक्सरसाइज नहीं दूर हो सकती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स, पार्टी के अंदर जमीनी लोगों की भागीदारी, जमीनी लोगों की सोच सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आगे राहुल गांधी लेकर के जाना चाहते हैं। मैं 4 साल से सुन रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल में इलेक्शंस हो रहे हैं, डेमोक्रेसी आएगी कांग्रेस में, कहां है ये? आप 4 साल से सुन रहे हैं, नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी उसको लेकर के आना चाहते हैं और हमारी ये सोच कोई रुकावट है? रुकावट नहीं है, हर चीज का समय होता है। अब वो समय हो गया है और राहुल जी उसको और हम लोग पार्टी उसको लेकर के आना चाहते हैं। रैली कराने में डर लगता है राहुल गांधी से? तीन पिछली बार लोगों को बिठाना पड़ा था, बोलना पड़ा था, रुकिए, सुन के जाइए। पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे आप, असेंबली की बात कर रहे। उसके पार्लियामेंट के बाद में उसी जगह के ऊपर कई बहुत बड़ी रैली हमारी हुई। मोदी जी की रैली यहाँ पे दिल्ली में अभी फेल हुई, जिसके बाद उनको हार का ठीकरा फोड़ने के लिए किरण बेदी को सामने लाना पड़ा। रैली कराने की हिम्मत दिखाएंगे राहुल गांधी की? बिल्कुल, 3 रैलीज होंगी। अरे आपको 3 रैलीज, अब वक्त कहाँ, अभी तो नॉमिनेशन की प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ, तो वक्त कैसे नहीं बचा? अभी तो चुनाव का प्रचार भी शुरू नहीं हुआ। 3 रैलीज राहुल जी और सोनिया जी की इलेक्शन तक के हम लोग। आपको लगता नहीं है कि आप 1885 में ये पार्टी बनी थी? बिल्कुल, 130 साल पुरानी पार्टी, 130 बरस पुरानी पार्टी है। केंद्र में मोदी सरकार आती है, इस देश के मुसलमानों के बीच एक कसमसाहट शुरू होती है, वो आपकी तरफ नहीं देखता है। सवाल वोट बैंक का नहीं है, सवाल उस भरोसे और साख का है। आपकी भरोसे और साख इस दौर में चली गई। देखिए, ऐसे बहुत सारे दौर आते हैं, लेकिन हम अक़लियतों को केवल एक बात कहते हैं। आप अगर इतिहास उठा करके देख लें, जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, जब जब फिरकाप्रस्त ताकतों ने अपना सर ऊपर उठाया है
और जो कांग्रेस की लीडरशिप है, कम से कम उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, अभी की लीडरशिप के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स एकदम इंटैक्ट हैं, और पास्ट में उस सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को हम लोगों ने हमेशा उसको पालन किया है। और मैं किसने पालन किया है? किसने पालन किया? कभी भी कांग्रेस के टाइम 2 दिन पहले कृष्णा तीरथ आपको छोड़ के चले जाती है, उससे पहले वही गीत गाती थी जो आप गा रहे हैं। नहीं, कृष्णा तीरथ का जाना एक रैंक अपॉर्चुनिज्म है, और बीजेपी की एक कोशिश है कि किस तरीके से बाहर से इंपोर्ट करके माहौल बनाया जाए। अब जो है कृष्णा तीरथ को, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनको कांग्रेस ने टिकट देने से मना कर दिया। आपकी विचारधारा सिर्फ सेकुलरिज्म है? नहीं, सिर्फ आपकी विचारधारा सिर्फ सेकुलरिज्म है? हमारी विचारधारा सेकुलरिज्म से शुरू होकर के डेवलपमेंट नहीं, और ये सेकुलरिज्म क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर अपॉर्चुनिस्ट नहीं है तो शाजिया इल्मी को, किरण बेदी को, कृष्णा तीरथ को, इन सब लोगों को, जिन लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट खूब बोला है, उनको इलेक्शन से एन पहले लेकर के अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट देकर के चुनाव लड़ा रहे और कह रहे हैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। ये वो तो रैंक आपने तो हुजूर सरकार बचाने के लिए पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा को खरीद लिया था। तमाशा देखा गया था इस देश में। हम अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, और हम उस कांग्रेस की बात भी कर रहे हैं जिसे दिल्ली के उतरना है। और पहली बार देख रहे हैं जब से दिल्ली बनी और कांग्रेस हाशिए पर है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, हमारे जो विधायक, पुराने चुने हुए विधायक जो बार बार चुन करके जनता के बीच में गए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार जीते हुए हैं, वो जब लोगों के बीच में जा रहे हैं उनको रिस्पांस मिल रहा है। चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि आप पर खास मेहरबानी है पार्टी की, जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको लाकर सबके ऊपर थोप दिया दिल्ली कांग्रेस में। देखिए, एक चीज देखिए, अभी शुरू में मुझे बलीव का बकरा आप कह रहे थे, अब जो है कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्टी ने सोचा कि वो खुद जो है पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, और पीसीसी के प्रेसिडेंट होने के नाते संगठन को चलाना दिल्ली के अंदर जरूरी है, इसलिए उनका जो है दिल्ली के अंदर उनका पीसीसी प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंटली और अपने खूब काम करने का मौका मिलना चाहिए। पत्ता साफ हो गया उनका। आपको ऐसा लगता है? ऐसी बात नहीं है। लवली ग्रास रूट लेवल के से जुड़े हुए हैं, और हम सब लोगों के आपस में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मेरे लवली और हारून यूसुफ, हम तीनों के तीनों अमर अकबर एंथनी की तरह, अमर अकबर अरविंदर की तिगड़ी, और हम मिलकर काम कर। एक तरह से आपके पार्टी की एक फेस थी, आपने उनको रिटायर कर दिया, रिटायर्ड हर्ट कर दिया एक तरह से। अभी भी लोगों में एक है कि शीला दीक्षित कम से कम थी तो एक सहारा था, एक चेहरा था, उस चेहरे को भी आपने रिटायर्ड हर्ट किया। देखिए राजदीप जी, शीला दीक्षित जी को रिटायर्ड हर्ट आप ना कहें, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जहां तक प्रचार की बात है, हम उनसे निवेदन करेंगे, और उन्होंने खुद कहा भी है कि हम प्रचार करेंगे। गवर्नर वो बनी, जब साधारणतः लोग गवर्नर बनते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में, तो साधारणतः उसके बाद में वो कोई रिटायर्ड हर्ट नहीं होता है, रिटायर्ड हो गए नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं। लेकिन हमारा ये कहना है, एक जनरेशनल चेंज करने में आपने जो सबसे बड़ा चेहरा आपका दिल्ली का था, उनको भी किनारे कर दिया। देखिए, तो क्या जनरेशनल चेंज ना करें? लोग ये कहते हैं कि 50 साल की उम्र में, 51 साल की उम्र में आप अजय माकन को आपने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। बहुत सारे, आज मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा एक रेडियो प्रोग्राम में कि आप युवाओं की भागीदारी क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा मैं युवा हूं, तो हंसने लगे वो। तो मैंने कहा कि अगर मेरा 21 वर्ष का मेरा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, 15 साल का मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, बेदाग मेरा अपना एक इतिहास है काम करने का, तो मैं 4 वर्ष की उम्र में अगर एमएलए बन जाता जब मैं 25 वर्ष की उम्र का आप युवा हो गए हैं तो नहीं हूं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं 50 वर्ष की उम्र में नहीं हुए, लेकिन एक बात बताइए, सोनिया गांधी बुजुर्ग कब होंगी और राहुल गांधी बालिग कब होंगे पॉलिटिक्स? ये देखिए, ये बालिग पॉलिटिक्स के अंदर और बुजुर्ग इसमें, मैं आप ही कह रहे हैं ना कि एक उम्र होती है, चले जाना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक उम्र होती है, हर व्यक्ति का, हर युग का एक उम्र होती है जिसमें उसकी शुरुआत होती है, जिसमें उसका अंत होता है। हम लोगों ने इस टाइम के ऊपर, एक समय के ऊपर शीला जी के नेतृत्व में एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, एज कैबिनेट मिनिस्टर हमने बहुत काम किया और सीखा उनसे। अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, हम सबके सब वो लोग हैं 10-10, 15-15 साल उनके अधीन मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद सेंटर में हम लोग गए। तो जब एक समय होता है जिसमें अगर मान लीजिए पार्टी में 50 वर्ष की उम्र में, 45 वर्ष की उम्र में अगर आप उनको आगे नहीं लेकर के जाते, तो फिर वो जनरेशन चेंज हो जाता है। अंतर क्या हुआ कि अडवाणी और जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल भेज दिया गया, यहाँ भी भेजना शुरू हो गया? हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को ये कहें। उन्होंने खुद
खुद ने इस चीज को कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती और मैं कैंपेन करूंगी। उन्होंने खुद इस बात उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा अजय माकन जी कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को समर्थन देना चाहिए। यानी उन्होंने तो इशारों में कह दिया है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी की बी टीम है। राजदीप जी, हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कतई ऐसा नहीं होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। बाद में उसको क्लैरिफाई भी किया। कांग्रेस ने अगर आम आदमी को सपोर्ट ही करना होता तो चुनाव की जरूरत ही नहीं होती। हम चुनाव से पहले उनको सपोर्ट कर देते, चुनाव की जरूरत ही। आप गारंटी दे रहे हैं कि अगर त्रिशंकु विधानसभा एक बार फिर होती है, आप आम आदमी पार्टी को किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करेंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज आप बीजेपी को रोकने के लिए आप आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे? आज आप 3rd डिग्री के कार्यक्रम में नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड कर लीजिए। जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे ना तो हम उनका सपोर्ट लेंगे ना हम उनको सपोर्ट देंगे। मनमोहन सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की है, शर्मिंदगी है? बिल्कुल, देखिए इसमें शर्मिंदगी की बात क्या इसमें है। हमारे जब वो प्रधानमंत्री थे, जब भी मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस विषय के ऊपर कोई भी बात हमारे से पूछी जाए, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी बात उनसे पूछे, मैं तैयार हूं। उन्होंने कभी भी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी इस बात को के लिए उन्होंने सीबीआई या किसी भी और एजेंसी के सामने जाने से उन्होंने मना नहीं किया। तो कभी भी पूछताछ कर सकते थे। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पूछताछ होती है। पूछताछ होने का ये मतलब थोड़े है कि कोई व्यक्ति एक्यूज बन जाता है। एक तरह से लोगों के मन में वो एक बात बैठ गई है कि कांग्रेस जो है वो हमें साफ सुथरा एक तरह से एक नई क्लीन पॉलिटिक्स नहीं दे पाई। राजदीप जी, आपकी बात सही है। ये परसेप्शन की वजह से हम लोगों को बहुत कम सीट्स आई, इससे मैं बिल्कुल मैं डिसएग्री नहीं करता। कुछ हद तक रियलिटी भी है, हकीकत भी है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी है जिसने आरटीआई लेकर के आए। सीएजी के ज्यादातर रिपोर्ट जो आई तो इस विनोद राय की अपॉइंटमेंट कांग्रेस के टाइम पे ही हुई है। बेशक सीडब्ल्यूजी में स्कैम्स हुए हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम के बाद जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था तो एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं वहां बैठ करके सीबीआई के माध्यम से सुरेश कलमाड़ी को जेल भेज रहा था। मैं वहां बैठ करके बीसीसीआई के ऊपर नकेल कस रहा था। मैं स्पोर्ट्स बिल लेकर के आ रहा था कि क्रिकेट को बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे के अंदर लेकर के आया जाए। पॉलिटिशियंस किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष नहीं होने चाहिए। मैं वहां काम कर रहा था। तो जहां हमारी पार्टी में एक तरफ सुरेश कलमाड़ी जैसे लोग हैं, वहां पर उनको अंदर कराने के लिए एक तरफ अजय माकन जैसे भी लोग हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। आज हम लोगों को मौका मिला है, हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर हम जनता को कहते हैं हमें मौका दें, हम इस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। हमारे लिए किरण बेदी की तरह 7वीं प्राथमिकता भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे लिए भ्रष्टाचार पहली और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए प्राथमिकता है। तो आपके यहाँ पहला शख्स कौन था जो कि प्रधानमंत्री से पूछताछ को रोक रहा था? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं रोक रहा था। तो रुक क्यों रही थी? पूछताछ हो क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता बदलती है तभी पूछताछ क्यों होती है? सीबीआई डायरेक्टर बदलता है तभी पूछताछ क्यों होती है? देखिए, इसके अंदर जो है कभी भी प्रधानमंत्री ने उस टाइम बार बार ये कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं। अभी भी उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये स्टैंड है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में तह तक जाना चाहिए। और अगर कोई गलत है तो जिस आदमी ने गलत कार्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो हम शुरू से ही कहते हैं। तो रास्ता आगे आपका जाता कहां पर है? परसेप्शन के आधार पे आप लोग को लगता है हथेली खाली रहेगी? नहीं, देखिए अब हमारा रास्ता वहां तक जाता है कि अब हम ऑपोजिशन में हैं पिछले 7 महीने से। हमारा ये कहना है कि विपक्ष और दूसरी पार्टीज बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाती रही हैं। अब फाइलें आपके नहीं, आप इंतजार कर रहे हैं कि मोदी फेल हो, आप इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल फेल हो, आप इसका इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे। हम इंतजार कर रहे हैं कि जो आरोप बड़े बड़े ये लोग लगाते रहे, आप उन आरोपों के ऊपर कार्रवाई करें। कोई अगर दोषी है तो उसको प्रताड़ित करें, लेकिन अगर कोई दोषी नहीं है तो माफी मांगे जनता के साथ और जनता को गुमराह करने के लिए माफी मांगे। आज सीआईसी का हेड नहीं है, आज सीवीसी का हेड नहीं है, आज लोकपाल नहीं अपॉइंट किया गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 वॉचडॉग्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के आज सत्ता के अंदर नहीं है। किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी में जाते ही करप्शन 7वीं प्राथमिकता में आ जाती है। पर आपका एजेंडा क्या है? आप अब इस प्रोग्राम में बीजेपी को एक तरह से एक नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप मुझे बताइए कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि लोगों का विश्वास जो है, लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं एक लगता है कि आपकी पार्टी में जो लोगों का एक समय विश्वास हुआ करता था, वो विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। अब जो है हम उन्होंने जो नहीं कर पाए वो तो हम बता ही रहे हैं। आप मेरे से दिल्ली के किसी भी विषय पे, बिजली, पानी, सड़क,
परिवहन, किसी भी विषय पे आप मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा कि हमारा दर्शन क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। चाहे वो पावर सेक्टर हो, पावर सेक्टर के अंदर आज बिजली की आपूर्ति पूरी है, लेकिन इन बिजली की कंपनीज के ऊपर नकेल ना डाल पाने की वजह से 54% जो बिजली की चोरी होती थी, जो कम होकर के 13% हो गई। 41% बिजली की चोरी का फायदा होने की वजह के बावजूद इन प्राइवेट कंपनीज ने 6,000 करोड़ रुपए हर साल उनके पास में आने के बावजूद आज दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। दिल्ली की जनता आपने उन प्राइवेट कंपनीज को रोका नहीं था। नहीं, आप उन पर रोक नहीं कर पाए। आज आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। मैंने आप ही के चैनल में एक प्रोग्राम के अंदर आप ही के एक सीनियर एडिटर के सामने मैंने इस बात को तब बोला जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार था। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं अब सिर्फ, मैंने उस टाइम पे भी बोला। आप मानते हैं गलती हुई थी? मैं उस टाइम पे मैंने कहा कि इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर हम नकेल डाल पाने में कामयाब नहीं हुए हैं और इन प्राइवेट कंपनीज पे नकेल मैंने आप ही के चैनल पे उस टाइम पे बोला था और उसके बाद में मुझे शीला जी से नाराजगी भी सहनी पड़ी। मैं आज आपके सामने मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने आपके चैनल पे उस वक्त बोला था कि इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर अगर हम नकेल डालते 6-7 हजार करोड़ रुपया, अगर इन प्राइवेट कंपनीज को जो फायदा हर साल बिजली की चोरी का हो रहा है, तो आज दिल्ली की जनता के ऊपर आज भार नहीं पड़ता और दिल्ली की जनता को इतने कोई जरूरत नहीं है कि दिल्ली की जनता को इतने देना पड़े। उस टाइम पे नेक्स्ट डे आपकी जो अखबार है उसके अंदर हेडलाइन थी कि अजय माकन और केजरीवाल दोनों एक ही बात कर रहे हैं। चलिए, जब दिल खोलकर आप रख ही रहे हैं सामने, तो कुछ और बातें बता दीजिए। कांग्रेस की जो ये दुर्गति हुई उसकी वजह एक ये है, शीला दीक्षित आप कह रहे हैं जो आप लोग चाहते थे वो नहीं, जब खेल में आप सुधार लाना चाहते थे तो राजीव शुक्ला जी उधर खड़े हो जाते थे, ये सब था ना, यही दिक्कत थी। देखिए, सिर्फ राजीव शुक्ला जी नहीं, शरद पवार और अरुण जेटली भी, सिर्फ एक राजीव शुक्ला अकेले से नहीं, शरद पवार, राजीव शुक्ला और हमारे बहुत सारे और जो अलायंस के जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब, जब कैबिनेट के अंदर जिस वक्त मैं ये लेकर के आया था, मेरे को किसी कैबिनेट मिनिस्टर कलीग ने कहा कि यू आर एम्बुश्ड, कि आपको जो है गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिस तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर के वहां पे उस वक्त बात कही। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने लगातार इस चीज को मैं पीछे पड़ा रहा और मुझे इस बात की खुशी है कि एक कम से कम स्पोर्ट्स बिल आज पब्लिक दायरे में है, जिसको देर से सवेर से ही कभी ना कभी वो जरूर सुबह की रोशनी देखेगा। और किसने हराया? नहीं, सब पार्टीज में जितने भी ये हमारे आप जितने स्पोर्ट्स फेडरेशंस आप देख लें, सब स्पोर्ट्स फेडरेशंस के बॉक्सिंग फेडरेशन चौटाला हेड करते हैं, जूडो फेडरेशन टाइटलर साहब हेड करते हैं, स्विमिंग फेडरेशन कामत साहब हेड करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर इन सब फेडरेशंस को हमारे आर्चरी फेडरेशन अजय जी, अंजना के सवाल से आप दूर हट रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई है? आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरों को जिम्मेदार कह रहे हैं। कांग्रेस खुद अपने आप को आज जिम्मेदार मानती है कि नहीं, कि ये दुर्दशा हुई है उसी राज्य में जहां आपको 40% से ज्यादा वोट मिलते थे, आज आप 20% के नीचे जा रहे हैं। मैं राजदीप जी, मैं बिल्कुल खुल करके बात कह रहा हूं और 3rd डिग्री इंटेरोगेशन इसमें तो वैसे भी हम लोग गलत नहीं बोल सकते। अगर सब चीजें सही होती तो शायद हम लोग सिर्फ 8 सीट पे सिमट नहीं गए होते। सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरा ये मानना है कि जो परसेप्शन एक बना, हम लोग समय पे अगर उसका एक्शन लेते, आज जो है मान लीजिए जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो जहां पे हमारे को दिल्ली का जो लोक आयुक्त है उसको लोकपाल के तर्ज पे बनाना पड़ेगा। साथ साथ में हमारी एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर की और पोस्टिंग की पॉलिसी होनी चाहिए। कारणों पर कारण भी बोल रहे हैं। परसेप्शन तो आपने बनाया था। दो पावर सेंटर 2 या 3 पावर सेंटर की बात नहीं, 2 या 3 पावर सेंटर कभी भी खराब नहीं होते अगर सब पावर सेंटर ठीक बात करें। दिक्कत तब होती है, ऐसा वो मैं उस पावर सेंटर की बात नहीं कर रहा, अभी हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं। आप कम्युनिकेशन, एक मिनट अजय जी, आप कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। मनीष तिवारी एक चीज कहते हैं, आप कुछ और चीज कहते हैं। कभी भी नहीं, ये तो हकीकत है। यूपीए के टाइम पे जयराम रमेश एक बात कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कहते थे। लगातार हमने देखा, 10 साल तक देखा, खास करके 2009 और 14 के बीच में देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक चीज कहते थे, दूसरी चीज और कोई मंत्री कहता था। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं, राहुल जी, कांग्रेस की लीडरशिप का ये मानना है कि हमारे को अपनी आइडियोलॉजी, स्टेटेड आइडियोलॉजी हमारे को होनी चाहिए और उस आइडियोलॉजी और वो बातें लेकर के हमारे को जनता के बीच में जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना। सर, आप ये आइडियोलॉजी की बात कहते हैं और प्रसून जी ने सवाल पूछा सेक्युलरिज्म के बारे में।
कुछ लोग कहते हैं ये जो सेक्युलरिज्म का जो है वो एक नाटक चल रहा है, ये सेक्युलर ब्लैकमेल आप कर रहे हैं। मुसलमान को कहते हैं नरेंद्र मोदी आएंगे, डर जाइए नरेंद्र मोदी से, लेकिन आम नागरिक की जो जिंदगी में सुधार होनी चाहिए वो आप नहीं करते, आर्थिक सुधार नहीं होती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों के टाइम के ऊपर सबसे पहले माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हम लोगों के टाइम पे बनाई गई। सच्चर कमीशन को हम लोगों ने तय किया। सच्चर कमीशन के बेसिस के ऊपर एजुकेशन में और दूसरी सब चीजों के ऊपर हम लोगों के टाइम पे पैसा खर्च होना शुरू किया, जो कि अप्रत्याशित था। आज तक कभी भी इतना पैसा खर्च नहीं हुआ। एक मिनट सुन लीजिए, हम लोगों के टाइम के ऊपर उसकी एक शुरुआत हुई। हम ये नहीं कह रहे कि सब चीजें हमने अचीव कर ली हैं, लेकिन हमने उसकी एक शुरुआत करी है। जिसे अजय जी, आप मानते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भारत जो है कहीं ना कहीं $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा एक ना एक दिन। मोदी जी लोगों में एक उम्मीद जगा रहे हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है वो मोदी जी को देखती है और कहती है कम से कम ये जो लीडर है वो कह रहा है कि हम एक नई दिशा में देश को लाए। कांग्रेस कह रही है कि हमारा जो पुराना सोशलिज्म है, हमारा जो पुराना सेक्युलरिज्म है, उसी डायरेक्शन में हम जाएगी। देश बदल रहा है, कांग्रेस बदली नहीं है, ये आरोप सरासर आप पर लगता है। राजदीप जी, जो देश जो है हमारे, वो 20 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। अभी इस साल जब वो आए थे, सेंसेक्स यही बोल के कहां उछाल पे गया था, अब कहां तक पहुंच गया? 28,500। नहीं, सुन लीजिए, रुपए की कीमत जो है कितनी रुपए की कीमत किस तरीके से नीचे जाती जा रही है। उन्होंने कहा था चिदम्बरम की उम्र तक रुपए की कीमत जाएगी। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, खुदरा जो तेल है उसकी कीमत कम होने के बावजूद हमारे देश के अंदर डॉलर के मुकाबले रुपया, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी की उम्र तो पार कर रहा है। आप मुझे बताइए, भागवत की उम्र पार करने वाला है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के लिए जो है एक तरह से ग्रोथ या एम्प्लॉय या विकास का मतलब है कि नरेगा करवाओ, कि लोगों से आप नई जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए, नई उद्योग नहीं क्रिएट कर पाए। नरेगा की वजह से, आज नरेगा की वजह से हमारे देश के अंदर, रूरल इलाकों के अंदर लोगों का जो इनटेक है, फूड इनटेक है, खाने का इनटेक है, वो बढ़ा है। आज डिस्पैरिटी नरेगा की वजह से हमारे रूरल एरियाज के अंदर कम हुई है। रूरल एरियाज के अंदर 2005-6 के और 2009 के बीच में 5 साल के एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से जिनी कोएफिशिएंट जो डिस्पैरिटी को मेजर करता है 0.30 से घट करके 0.28 पहुंची है। तो ये सारी की सारी चीजें आज सिर्फ मनरेगा की वजह से लोग कृषि क्षेत्र छोड़ रहे हैं, किसान कृषि क्षेत्र छोड़कर शहर आ रहे हैं और वहां उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। उल्टा हो रहा है। खत्म करेंगे? बिल्कुल। लगता है 24 अकबर रोड के बीच में अंदर जाइए तो शतरंजी खेली जाती है, जिसमें 6 मात का खेल चलता है। 10 अशोक रोड में भी सांप सीढ़ी खेली जाती है, किसे ऊपर ले जाना है, किसे गिराना है। यही स्थिति में क्यों लगता है, टिप्पणी करना चाहें तो जरूर करें, शतरंज क्यों खेली जा रही है? देखिए, हर पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं जिनको लगता है कि वो एक बेहतर दिशा और निर्देश पे से अपने दिशा दिखा करके पार्टी को आगे चला सकते हैं। कोई मंशा उनकी गलत नहीं होती, लेकिन उनको लगता है कि उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है दूसरों से। तो इस वजह से हर व्यक्ति अपनी बात को आगे रखता है। लेकिन इसका एक ही रास्ता है जो अब कांग्रेस करना चाहती है, राहुल जी करना चाहते हैं, कि एक स्टेटेड आइडियोलॉजिकल पोजीशन होनी चाहिए हर विषय के ऊपर। ये बात सही है कि कांग्रेस के अंदर कंफ्यूज स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स के अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के, पार्टी के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के आते रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस असल में क्या चाहती है शायद लोगों को हम समझा नहीं पाए। इस कंफ्यूज पोजीशन के साथ आप बहस करेंगे अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के साथ? आज दिल्ली की बात बिजली कंपनी पर शीला दीक्षित की मजबूरी के नाम, आज दिल्ली खेल में भ्रष्टाचार पर आप शरद पवार और राजीव शुक्ला का नाम लेंगे? तो आज दिल्ली के अंदर जो हमारे को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, हम जैसे लोग सामने आएंगे और हम लोग काम करके दिखाएंगे। मैं आखिर में आपको पूछूंगा, आपने कहा डिनर बेट लेंगे, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी आएगी आपकी। मेजॉरिटी आएगी। कहां डिनर खिलाएंगे आप? जहां आप बोलेंगे वहां खिलाएंगे। आप तीनों को खिलाएंगे। अगर कांग्रेस को 35 सीट नहीं आते, बिल्कुल, तो आप सबको डिनर खिलाएंगे? बिल्कुल, आप तीनों को डिनर खिलाएंगे। नहीं, 3rd डिग्री डिनर करने नहीं जाएगी। और शक है कि जिस स्थिति में आप आज की स्थिति में अगुवाई कर रहे हैं, वो रास्ता आपको कहीं कांग्रेस को आगे ले जाएगा, ये शक है। इनकार है? देखिए, कांग्रेस को इनकार है? नहीं, मैं समझ नहीं पाया क्या है। आप कह रहे हैं बहुमत, हम कह रहे हैं इससे हमें इनकार है। हमारे इनकार पे आपका इनकार है? बिल्कुल इनकार है। यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मगन साहब। शुक्रिया।